हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी भव्या शर्मा एंड यू ऑल आर वाचिंग मी ऑन अनाटमी वाले गुरुजी। तो आज का हमारा जो क्लास है वो रिलेटेड है आपके बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन से। आज हम बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रिशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए उनको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आपके सिलेबस के हिसाब से बायोकेमिस्ट्री थोड़ा बहुत मैंने आपको कराया है, तो आपके सिलेबस के हिसाब से मैंने पूरे पेपर को डिवाइड किया है कि कौन से सेक्शन में से कौन सा पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा डिस्कस करते हैं। पहला आपका सेक्शन आएगा इंट्रोडक्शन का, ठीक है, जिसमें सेल वाला पार्ट आता है। तो उसमें आएगा सेल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। अब सेल की स्ट्रक्चर उसके कंपोजिशन से रिलेटेड जो भी आपकी थ्योरीज है वगैरह है वो सब आपको देखने की, स्ट्रक्चर में कौन कौन से आते हैं, न्यूक्लियस है वगैरह है। और सेल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन में इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल्स है ना, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वो सब भी इसमें आएगा। डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी को मालूम है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन, ठीक है, फंक्शन उसका क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है जैसे, तो उसमें भी मेन पॉइंट ट्रांसपोर्ट वाला आ जाता है। मैंने जो पॉइंट्स यहाँ पे है रेड पेन से लिख रही हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे डीएनए है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक है और ट्रांसपोर्ट है। तो सेल के अक्रॉस, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, सेल मेम्ब्रेन कैसे उसमें हेल्प करती है, तो वो भी इसमें आएगा। ओके, फंक्शन क्या है और स्ट्रक्चर कैसी होती है, अलग अलग थ्योरीज है सेल मेम्ब्रेन के लिए, वो सब आपको देखनी पड़ेंगी। ओके, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट के 2 क्वेश्चन हमने देख लिए। सिंपल क्वेश्चन है, ये आप आराम से कर सकते हैं, बेसिक्स है काफी। उसके बाद आते हैं साइकिल्स। ओके, साइकिल्स मैंने आपको करवाए हैं, 1 या 2 साइकिल को छोड़ के मैंने सारे साइकिल्स आपको करवाए हैं। पहला है टीसीए, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर क्रैब साइकिल। एक ही साइकिल के 3 नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। टीसीए बोले, क्रैब बोले, सिट्रिक एसिड बोले, तीनों एक ही साइकिल है और मैंने आपको करवाया है। ओके, ट्रिक के साथ भी करवाया हो सकता है, तो वो आपको करके जाना है, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस तो मेरे को अच्छे से याद है, मैंने ट्रिक के साथ आपको बताया है, सबको बड़ा मजा भी आया था ट्रिक सीखने में। तो ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी भी बोला जाता है, तो ग्लाइकोलिसिस बोले या फिर ईएमपी पाथवे बोले, कोई भी बोले, उसका मतलब एक ही है। आपको क्वेश्चन जरूर जरूर अटेम्प्ट करना है, काफी अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। रेड मार्क जहां भी लग रहा है आपको देखना है कि वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल मैंने आपको नहीं करवाया है, पर काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट है और आप इसको देख के जा सकते हैं। मेन आपको फोकस इन 2 पे रखना है, पर यू कैन लुक आउट एट दिस। ओके, तो आप देख सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये दोनों आ गए फिर तो वेल एंड गुड है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, यूरिया साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल भी बोला जाता है, आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ग्रुप पे। ओके, आफ्टर दैट एचएमपी शंट। एचएमपी शंट भी मैंने आपको करवाया है, तो ये बड़े क्वेश्चन में आने के चांसेस कम है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है साइकिल के अंदर एचएमपी शंट जो है, पर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। तो साइकिल ये 4 हो गए, टीसीए, ग्लाइकोलिसिस, एचएमपी शंट एंड यूरिया साइकिल। ओके, तो ये चारों आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। उसके बाद आ जाएगा टेस्ट। अब बायोकेमिस्ट्री में अलग अलग टेस्ट है, तो पहला है बेनेडिक्ट टेस्ट। दिस इज फॉर व्हाट, रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए ये, तो बेनेडिक्ट टेस्ट आपको करके जाना है। फिर है एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट या फिर एलएफटी, इसको एसजीओटी, एसजीपीटी, इसके अंदर ये भी आते हैं एसजीओटी, एसजीपीटी, तो तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। ओके, आपको वो करना है। उसके बाद लीवर के एंजाइम्स है, उनकी प्रोफाइलिंग के हिसाब से होता है ये टेस्ट, उनकी फंक्शनिंग के हिसाब से। तो एलएफटी बोले, लीवर फंक्शन टेस्ट बोले, या फिर ये 2 पार्ट दे दे। शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो भी आपको पता है कैसे एक्सप्लेन करना है, बड़े में आएगा तो भी आपको मालूम है। आफ्टर दैट ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसको जीटीटी भी बोला जाता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या फिर जीटीटी, तो ये भी आपको देखना है। आफ्टर दैट फेलिंग टेस्ट, फेलिंग किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए है। ओके, तो फेलिंग टेस्ट भी आपको करके जाना है। 4 टेस्ट मैंने बताए हैं, बेनेडिक्ट, फेलिंग, जीटीटी, एलएफटी। दूसरे नाम जो है ना इनके शॉर्ट टर्म याद रखना, एलएफटी आ गया तो कहीं बोलो अरे ये क्या, हम तो लीवर वाला पढ़ के आए थे, वो वही है, ठीक है, एलएफटी ही लीवर फंक्शनिंग टेस्ट है। आफ्टर दैट इम्यूनोकेमिस्ट्री, ये तो मैंने आपको पूरी करवाई है, काफी सारी क्लासेस हमने इसकी ली थी, पर यहाँ पे आपको सिर्फ 2 या 3 क्लासेस का पढ़ के जाना है। क्या, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ओके, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो थी गामदे वाली। ओके, कोई सोचे कि ये क्या बोल रही है मैम, गामदे, IgG, IgA,
DE। ओके, ये सब करके आपको जानी है इनकी प्रॉपर्टीज। अगर ये बड़े क्वेश्चन में आता है तो मैं तो बोलूँगी वेल एंड गुड है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ के आप इसे कर सकते हैं। आफ्टर दैट, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। अब फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है पर अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल आता है ना, वो आएगा जिसको मेनली अपन बीटा ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। ओके, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तो आपको ये भी पढ़ के जाना है, अच्छा टॉपिक है काफी। उसके बाद एंजाइम को एंजाइम, बायोकेमिस्ट्री है। ओके, तो एंजाइम को एंजाइम में ना तो पूरी ही नहीं होगी, तो एंजाइम और को एंजाइम के ऊपर बड़ा क्वेश्चन आता है अगर, तो उनका कंपैरिजन पूछ लिया, ठीक है, उनका फंक्शनिंग क्या है, कौन से फैक्टर है, फैक्टर्स एंड फंक्शन, कौन से फैक्टर है जो इनकी एक्टिविटी को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कौन से फैक्टर्स की एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, कौन से कम कर रहे हैं, एलिवेट एंड डिक्रीज कर रहे हैं, तो वो सब आपको पढ़ के जाना है। फंक्शन एंड फैक्टर। ओके, छोटा क्वेश्चन आएगा अगर तो इन दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकता है, अब वो तो आपको मालूम होना ही चाहिए जब आप ये टॉपिक कवर करते हैं। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कैसे रेगुलेट होता है, ठीक है, क्या ऐसी फंक्शनिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है जिससे हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल एकदम एक्यूरेट रहता है। तो अगर एक्यूरेट नहीं रहते तो डायबिटीज वगैरह हो जाते हैं ना, तो उसके लिए आपके जो क्या फंक्शनिंग आपने पढ़ी होंगी तो वो आपको करके जाना है। अब आ गया बायोकेमिस्ट्री का पार्ट, हमने पूरा कर लिया है, साइकिल हमने कर लिए, टेस्ट हमने कर लिए, ठीक है, हमने सेल पढ़ ली। अच्छा, उसके अलावा एक क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री में और आ सकता है कार्बोहाइड्रेट्स वाला, यहां मैं लिख रही हूं कार्बोहाइड्रेट्स भी मैंने आपको कराए हैं, नो डाउट। इसकी मेटाबॉलिज्म, ओके, सोर्स और फंक्शन। अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो जो बोला है वो तो समझ में आ रहा होगा। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर उनका मेटाबॉलिज्म, ठीक है, उनका सोर्स और उनकी फंक्शनिंग क्या है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अगर आप देखें तो अगर मान लो कि फैट भी है, लिपिड्स भी है, तो आप वो भी देख सकते हैं, पर अगर आप कार्बोहाइड्रेट का देखेंगे तो ईजी है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अगर और में आ गया क्वेश्चन और ये आ गया, आप पढ़ के गए हैं तो फिर मतलब वारे ही नहीं आ रहे हैं, फिर तो बढ़िया नंबर आपके आने हैं। उसके बाद आएगा बायोकेमिस्ट्री का हमने पूरा पार्ट देख लिया है, अब आएगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, बहुत इजी सब्जेक्ट है, टॉपिक भी काफ़ी छोटे छोटे और इजी हैं अगर आप पढ़ना देखेंगे तो, क्योंकि जर्नल साइंस है। तो उसके अंदर आएगा बैलेंस डाइट। न्यूट्रिशन इज ऑल अबाउट बैलेंस डाइट, है ना, तो बैलेंस डाइट जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा भी आ सकता है क्वेश्चन और छोटा भी आ सकता है। उसके बाद है वाइटामिन्स, बायोकेमिस्ट्री में भी आ सकता है, न्यूट्रिशन में भी आ सकते हैं, और इसमें भी मेनली क्या, फैट सॉल्युबल। ओके, ADEK, जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं उनके फंक्शनिंग, ठीक है, उनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या हो जाता है, उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें भी विटामिन A एंड D जो हैं, A, विटामिन D, ये रोडोप्सिन साइकिल के अंदर आते हैं, इनका रोल होता है, तो वो भी आपको देख लेना है। इनके बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है आप आराम से देख लेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो आप अच्छे से करके आए। और अगर मान लो वो रोडोप्सिन वाली लाइन नहीं भी आती है क्वेश्चन में, पर अगर आपको पता है तो आप उस क्वेश्चन में लिख के आएंगे अगर, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन बढ़ता है एग्जामिनर पे, जो चेक कर रहा है कि इसने बहुत ही सटीक पॉइंट लिखा है, इसके बारे में डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा। फिर है माल न्यूट्रिशन, जिसको PEM भी बोलते हैं। माल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री में भी आ सकता है, न्यूट्रिशन में भी आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाना है। PEM बोले तो भी वही बात है, माल न्यूट्रिशन बोले तो भी वही बात है। उसके बाद है लिपिड प्रोफाइल, और फिर है आयरन। आयरन के ऊपर ये है कि आपका न्यूट्रिशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं या फिर ऐसे भी आ सकता है कि एक बड़ा क्वेश्चन आएगा आपका जो भी आता है, उसके अंदर 3-4 पॉइंट्स दे देंगे कि इसको एक्सप्लेन करो, इसको करो और इसको करो, और ऐसे करके वो ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन बना देंगे, तो उसके अंदर भी ये आ सकता है। उसके बाद है विटामिन D एज स्टीरॉइड्स। एक पॉइंट होता है कि विटामिन D को स्टीरॉइड जैसे भी यूज़ किया जाता है, तो वो कि क्यों होता है ऐसे, व्हाई एंड हाउ, तो वो भी आपको पॉइंट क्लियर करके जाना है। फिर है एनीमिया। अब एनीमिया तो बहुत ही मतलब जनरल टर्म है, आपको मालूम है सभी को, एनीमिया भी अलग अलग विटामिन्स की वजह से होती है ना, विटामिन B6, 9, अलग अलग तरीके के एनीमिया होते हैं, सिर्फ एक तरीके का नहीं होता, तो वो भी आपको पढ़ के जाना है, न्यूट्रिशन भी पूरा। उसके बाद शॉर्ट नोट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट और आपका फेवरेट। उसके बाद शॉर्ट नोट्स में आता है BMI, ये वैसे न्यूट्रिशन के पार्ट है, तो अब ये
मतलब एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे मैंने बोला ना आयरन के साथ BMR BMI भी आ सकता है, और या फिर शॉर्ट नोट्स में इनको अलग अलग भी पूछ सकते हैं, या फिर बोल दे कि BMR और BMI में डिफरेंस बताओ कि इनमें डिफरेंस क्या है, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। थायराइड के हिसाब से भी, हार्मोन के हिसाब से भी, थायरोक्सिन के हिसाब से भी इनमें डिफरेंस होता है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। फिर है एसेंशियल अमीनो एसिड। तो एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं? लाइसिन है, ठीक है, ल्यूसीन है, वेलिन है, फेनिलएलानिन है, तो वो सब आपको मालूम होने चाहिए, उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर एलाइजा। अब एलाइजा तो मैंने खुद ने आपको पढ़ाया है, 4 या 5 जितने भी इसकी क्लासेस हमने ली थी अलग अलग टाइप के हिसाब से। छोटी छोटी क्लासेस है, आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा देखने में, फास्ट करके देख लेना अगर टाइम नहीं हो तो एलाइजा भी आपको करके जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर एसिड बेस बैलेंस। अब ये जो है ना आपका सेल वाले पार्ट का क्वेश्चन है, मेम्ब्रेन वाले का, तो यहाँ पे बफर भी कर सकते हैं, बफर भी पूछ सकता है, पीएच बैलेंस भी पूछ सकता है, वही तो है एसिड बेस बैलेंस। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड भी है ये क्वेश्चन आई गेस, तो मैंने स्टार बना दिया है, देख के जाएंगे। फिर है एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, आफ्टर दैट डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को डीनेचर कैसे किया जाता है, यानी उसको तहस नहस कैसे किया जाता है, हीट से, टेम्परेचर से, ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स, केमिकल से, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद है क्रोमेटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, सेपरेशन के लिए टेक्निक्स यूज होती हैं, ये दोनों टेक्निक्स हैं, काफ़ी अच्छी टेक्निक्स है, अगर आपने प्रैक्टिकल्स में भी करी हैं तो ये मशीन्स होती हैं जिनसे सेपरेट किया जाता है, टेक्निक्स इनको बोलते हैं। तो सेपरेशन मास के हिसाब से, चार्ज के हिसाब से, ठीक है, कैथोड है या एनोड है, एनायन है, उस हिसाब से इनको एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव को, और मास के हिसाब से। वाइटामिन डेफिशिएंसी। अब जो वाइटामिन हैं, ठीक है, वाटर सॉल्युबल है चाहे फैट सॉल्युबल है, उनकी कमी अगर हमारे शरीर में हो गई है तो कमी होने से कौन से रोग हमें हो सकते हैं, राइकेट्स हैं, ठीक है, अलग अलग पैरालिसिस हो जाता है, कुछ भी अलग अलग जो डिजीजेस हैं, ठीक है, रतौंधी जिसको हम बोलते हैं वो हो जाता है, तो वो कैसे होता है, ठीक है, किसकी कमी से कौन सा डिजीज होता है, वो सब देखना है। वाइटामिन सी इसमें इंपॉर्टेंट होगा आई गेस। वाइटामिन सी जो है उसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो क्या होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, सोर्स क्या है वो भी मालूम होना चाहिए। छोटे छोटे टॉपिक है ये, अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अगर किसी ने पढ़ाई नहीं करी है, कोई भूला चुका है, अगर ये आप पढ़ के जाएंगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं आई मस्ट से। और ये प्रेडिक्शन है कि यही क्वेश्चन आपके आने चाहिए, क्योंकि यही तो है पूरे सिलेबस में, ठीक है, हमने छांटा है पर है क्या, सिलेबस तो यही है ना पूरा। 1-2 पॉइंट्स रहे होंगे जो फिर उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, है ना। अब ये जो है मेरे हिसाब से कोई भी इसमें बहुत हार्ड टॉपिक या बहुत हार्ड क्वेश्चन कोई भी नहीं है, तो आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करें, यही हमारी विशेष है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और ये क्वेश्चन आप देख लें, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच गाइस।